हाँ जी भाइयों, तो आज अपने साथ में टीवीएस रोनिन का लास्ट डे है। 4000 किलोमीटर ऑलमोस्ट हो चुके हैं पूरे, और आज ये वापस जा रही है। और इस वीडियो में ऐसी ऐसी डिटेल बताने वाला हूँ रोनिन की जो कोई आपको नहीं बताएगा। और ये वो चीज़ें हैं जब आप लॉन्ग टर्म इस बाइक को रखोगे, ख़रीदोगे, तभी आपको वो चीज़ें पता चलेंगी। जैसे कि सामने मीटर देख रहे हो, फुल डिजिटल आपको बेस टू टॉप सेम मिलता है। इसमें डिस्टेंस टू एम्प्टी है। अब ये बाइक चलाते हुए मैं यहाँ पर ये चीज़ें जो है वो चेंज नहीं कर सकता। तो ऐसी ऐसी बहुत बारीक बारीक डिटेल्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, और वो आपको मैं आज के वीडियो में बताने वाला हूँ रोनिन के बारे में। तो जी डिटेल में बात करते हैं टीवीएस रोनिन के बारे में। अब ऐसा हो सकता है कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें रोनिन के बारे में अच्छे से पता होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी इस वीडियो को देखेंगे जो रोनिन के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते। तो मैं थोड़ी थोड़ी डिटेल्स भी बताता चलूँगा रोनिन के बारे में, और थोड़े थोड़े आपको अपना एक्सपीरियंस भी बताता चलूँगा। तो जैसे कि मीटर के बारे में मैंने आपको बताया, डिस्टेंस टू एम्प्टी फिलहाल है और इसको मैं यहाँ से चेंज नहीं कर सकता। तो फुल डिजिटल मीटर कंसोल आता है रोनिन के अंदर। बेस मॉडल से ही आपको डिजिटल मिलेगा, और 3 वेरिएंट में आपको रोनिन देखने को मिलती है। सिंपल है, बेस, मिड और टॉप। बेस से ही आपको फुल डिजिटल मीटर देखने को मिलता है। ये मिड है, मिड में और बेस में सेम ही रहेगा। ऊपर क्लॉक आ जाती है, स्पीड आ जाती है, उसके नीचे ओडो, ट्रिप वगैरह है, आप यहाँ से एडजस्ट करोगे। बट वो चलते हुए बाइक पे नहीं कर सकते, आपको रोकनी पड़ेगी, न्यूट्रल करनी पड़ेगी, तभी आप इसको चेंज कर सकते हो। इधर गियर आपका दिखेगा और ऊपर आरपीएम देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ 2 राइड मोड मिलते हैं, अर्बन और दूसरा है रेन। हैंडल बार पे इस साइड पे आपको मोड बटन मिलेगा, इसको प्रेस करोगे तो राइड मोड जो वो चेंज हो जाता है। जैसे मैं अभी करके दिखाऊं, मैंने ये किया तो रेन आ गया, वापस करूँगा अर्बन आ जाएगा। बेसिकली ये राइड मोड कोई पावर परफॉर्मेंस में डिफरेंस नहीं लाते, ये एबीएस के अंदर डिफरेंस लाते हैं। जैसे कि अगर मैं अभी नॉर्मल रोड कंडीशन पे चला रहा हूँ तो एबीएस की सेंसिटिविटी जो है वो मेरे को नॉर्मल रोड कंडीशन के हिसाब से देखने को मिलेगी। मतलब ब्रेकिंग मेरे अंडर कंट्रोल ही रहेगी। और अगर बारिश हो जाती है तो बारिश में क्या होता है कि ब्रेक्स ज़्यादा लगने के और टायर के स्लिप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या फिर मैं कीचड़ वगैरह में निकाल रहा हूँ बाइक को, तो वहाँ भी टायर स्लिप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या है, आप इसको रेन मोड में स्विच कर लो तो वहाँ पर एबीएस की सेंसिटिविटी और बढ़ जाएगी, और उस कंडीशन में एबीएस और जल्दी किक इन करेगा। मतलब नॉर्मल कंडीशन से भी जल्दी बारिश और कीचड़ के समय पर एबीएस किक इन करेगा, तो आपके टायर के स्किड होने के चांसेस और कम हो जाते हैं। बट इसको आप नॉर्मल रोड कंडीशन पर यूज़ नहीं कर सकते। उसका रीज़न है, जैसे अगर मैंने अभी इसको रेन पे कर दिया, अब एबीएस क्या करेगा, बहुत जल्दी किक इन करेगा। तो उससे क्या है कि ब्रेकिंग डिस्टेंस बढ़ जाएगा। मतलब पहले अगर बाइक यहाँ से इस स्कूटर तक रुकती, तो अब स्कूटर की जगह वहाँ ऑटो तक रुकेगी, तो ब्रेकिंग डिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो इसलिए नॉर्मल रोड कंडीशन पर रेन का यूज़ नहीं करना है। बारिश अगर है या कीचड़ वगैरह में हो तो उस कंडीशन में रेन मोड का इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी नॉर्मल चला रहे हो तो अर्बन का ही यूज़ करो। और पावर वगैरह पे कोई डिफरेंस नहीं आता, सिर्फ एबीएस की ही जो परफॉर्मेंस है उसमें डिफरेंस देखने को मिलेगा इस राइड मोड के साथ। नेक्स्ट बात करते हैं लाइट्स वगैरह कैसी हैं रोनिन की। तो लाइट मैंने इसको दिन में भी चलाया, क्योंकि रात को भी चलाया, तो मैंने इसका लाइट को यूज़ किया और मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ। रोनिन के बेस मॉडल से ही आपको एलईडी पूरा सेटअप देखने को मिलेगा। टी शेप का एलईडी डीआरएल है, और एलईडी हेडलैम्प आपको देखने को मिलता है। इंडिकेटर्स भी एलईडी है, और इनमें हैजार्ड का फीचर भी आता है। लाइट के थ्रो की अगर मैं बात करूँ तो नॉर्मली अगर आप सिटी में चला रहे हो तो आप लो बीम पे ही चलाओगे, और लो बीम का थ्रो जो है वो इसका डिसेंट है। मतलब आपको विजिबिलिटी मिलती है, पर ऐसा एकदम बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त वाली चीज़ नहीं है। लेकिन वो ज़बरदस्त चीज़ आपको तब फील होती है जब आप इसको हाई बीम पर स्विच करते हो। हाई बीम पर इसका हेडलैम्प आपको बहुत ही ज़बरदस्त थ्रो देता है, बहुत ही बढ़िया आपको लाइट जो है वो यहाँ देखने को मिलती है। मैं इसका एक प्रॉपर हेडलाइट टेस्ट वीडियो बनाना चाहता था, बट सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हैं और रात को क्या हो रहा है कि माहौल वैसा नहीं है मेरे यहाँ पे कि मैं बहुत लेट नाइट जो है वो शूट कर सकूँ, तो जिसकी वजह से मैं इसका हेडलाइट टेस्ट वीडियो जो है वो नहीं लेके आ पाया। बट मैंने पूरा एक्सपीरियंस किया और लाइट को, और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बता रहा हूँ। थ्रो जो है इसकी हेडलाइट का आपको काफ़ी बढ़िया मिलता है, और ऐसी लाइट है कि आपको नॉर्मल अगर छोटी राइड्स करनी है ना, तो आपको कोई एक्स्ट्रा इसमें ऑक्सिलरी लाइट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम राइड्स करते हो तो उस कंडीशन में तो फिर जितनी अच्छी लाइट आपके पास है उतना ज़्यादा आपको बेटर विजिबिलिटी मिलती है, और उतना अच्छा आपके लिए होता है। पर हाँ, नॉर्मल छोटी राइड्स अगर आप शुरू कर रहे हो अभी रोनिन के साथ में, आपने इसलिए ख़रीदी है रोनिन, और छोटी राइड्स कर रहे हो, तो एकदम से इस पर बहुत ज़्यादा लाइट्स वगैरह लगाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके हाई बीम के अंदर बहुत ही बढ़िया विजिबिलिटी आपको ये देती है। नेक्स्ट बात करते हैं भाई रोनिन की पावर परफॉर्मेंस की और माइलेज की। तो ये मोटरसाइकिल 225 सीसी ऑयल कूल्ड इंजन के साथ में आती है, और इसके अंदर आपको 5 गियर मिलेंगे, स्लीपर एंड असिस्ट क्लच मिल जाता है। 20 bhp की पावर और 19.93 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। पावर टॉर्क आपको बढ़िया मिलता है। सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी है इसकी क्लच। अगर ट्रैफिक वगैरह आप साइड में देखो, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, और इस तरह की ट्रैफिक में से मैं अभी निकल कर आया हूँ बाइक से, तो इस तरह के ट्रैफिक में अगर आप बाइक निकाल रहे हो ना,
बार बार गियर शिफ्ट अगर आप कर रहे हो तो आपको थकान बहुत कम होती है इसके साथ में, क्योंकि क्लच बहुत लाइट है, प्लस जो गियर शिफ्टिंग है वो भी बहुत स्मूथ है। तो आपको बहुत हल्के से फ्लिक मारना है बस, और आपका गियर जो है वो चेंज हो जाता है। तो ये बढ़िया चीज़ मुझे इस बाइक के साथ में लगी। और एक और अच्छी चीज़ है वो है GTT है ग्लाइड थ्रो टेक्नोलॉजी, जहाँ पे आप ट्रैफिक वगैरह में अगर हो तो आपको एक्सीलरेटर ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्लच के पुल से ही जो है वो बाइक जो है वो चलना शुरू हो जाती है। तो वो चीज़ भी काफ़ी बढ़िया है इसके साथ में। और ये चीज़ उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छी है जिन लोगों को डेली कम्यूट के तौर पर बाइक चाहिए, डेली ऑफिस आना जाना है, पीक टाइम पे जहाँ ट्रैफिक ज़्यादा होता है, उस कंडीशन में बार बार गियर शिफ्ट करने पड़ते हैं, एक्सीलरेटर देना पड़ता है। तो उस कंडीशन में रॉनिन जो है वो आपको काफ़ी कंफर्टेबल फील देगी। और कंफर्टेबल इसलिए भी हो जाती है क्योंकि इसका वेट भी कम है, 159 kg का वेट है। तो ट्रैफिक वगैरह में क्या होता है, हैवी अगर आपकी मोटरसाइकिल है तो आप बहुत ज़्यादा फ्लिक नहीं मार सकते ट्रैफिक में, आराम से आपको एक ही लाइन में चलना पड़ेगा और आपको जगह ज़्यादा चाहिए होती है हैवी मोटरसाइकिल के साथ में। वो चीज़ इसके साथ नहीं है। बाइक लाइट वेट है जिसकी वजह से आराम से आप इसको ट्रैफिक में निकालते चले जाओगे और बहुत ईजी इसको है मनोवर करना। तो ईजिली आप ट्रैफिक से निकल सकते हो और गियर शिफ्टिंग और क्लच की वजह से आप ज़्यादा थकने वाले भी नहीं हो। तो अगर आप लॉन्ग राइड वगैरह भी प्लान करते हो रॉनिन के साथ में तो आपको कंफर्टेबल ये लगने वाली है। नेक्स्ट चीज़ जो इसकी सीट है भाई, वो एकदम सिंपल फ्लैट सीट आपको देखने को मिलती है, सिंगल सीट यूनिट है और 2 लोगों के लिए डिसेंट स्पेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और अगर आप बैग वगैरह लेते हो तो हाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है 2 लोगों के लिए, स्पेशली अगर दोनों हेल्थी हैं तो उस कंडीशन में। और अगर आप लॉन्ग राइड वगैरह प्लान कर रहे हो तो फिर आप एक्सेसरी माउंट करोगे इस पर, तभी आपके लिए ज़्यादा कम्फर्टेबल होगी ये। और हाँ एक और चीज़ की सीट जो है वो डिसेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त कंफर्टेबल वैसा फील नहीं आएगा, आपको डिसेंट फील देती है। तो अगर आप इसके साथ में लॉन्ग राइड वगैरह प्लान कर रहे हो तो उस कंडीशन में मैं सजेस्ट करूंगा बढ़िया इसमें सीट जो है वो कस्टमाइज़ कराना अपने हिसाब से, वो आपको ज़्यादा अच्छा सपोर्ट देगी। क्योंकि इसकी सीट में एकदम फ्लैट होने की वजह से बैक सपोर्ट नहीं आता है, एकदम आपको फ्लैट ही बैठना है इस पर, तो वो एक चीज़ है। और पिलियन के लिए भी यहाँ पर ग्रैब दिया हुआ है मेटल का, बट इसमें बैक रेस्ट वगैरह नहीं है। कुशन बैक रेस्ट जो है वो अगर आए तो मतलब एज एन एक्सेसरी आपको लगवाना पड़ेगा, तो वो अगर आप लगवा के चलोगे तो आपका पिलियन जो है वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेगा बैक सपोर्ट होने की वजह से। नेक्स्ट भाई माइलेज की भी बात कर लेते हैं। माइलेज की वैसे देखो माइलेज टेस्ट वगैरह मैं ज़्यादा करता नहीं हूँ क्योंकि मेरी राइडिंग कंडीशन में और आपकी राइडिंग कंडीशन में डिफरेंस आपको मिलेगा। हो सकता है आप अकेले ना चलते हो या हो सकता है आपका वज़न मुझसे कम हो या मुझसे बहुत ज़्यादा हो, तो ये ऐसी कंडीशंस होती हैं जहाँ पे माइलेज जो है वो डिफ़र कर जाएगा आपका और मेरा। और मैंने काफ़ी लोगों से पूछा था, रॉनिन का वीडियो जो मैंने पहले डाले हैं उनमें भी पूछा था कि भाई अपना माइलेज जो है वो बताना आपको कितना मिल रहा है। तो मेरे पास जो फीडबैक आ रहा है वो 40 किलोमीटर पर लीटर का ज़्यादा है, कुछ लोगों का 45 भी है, कुछ लोगों का 35 से 38 भी है। और वही चीज़ है कि वो सबका राइडिंग बिहेवियर और राइडिंग कंडीशन अलग अलग है, जिसकी वजह से सबका माइलेज जो है वो अलग अलग है। बट इसके साथ मैं कहूँगा आप आराम से 38 से 42 का एक्सपेक्ट कर सकते हो, डिपेंड करता है आप किस तरह से चलाते हो। तो 40 राउंड ऑफ आपको ये दे देती है, जो कि अच्छा माइलेज है। अगर बड़ी इंजन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो माइलेज वाइज आपको ये बढ़िया जो है वो फील देने वाली है। एक और चीज़ इस पर काफ़ी ज़्यादा कमेंट भी आए थे वाइब्रेशंस को लेकर। 4000 आरपीएम पे बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन फील होते हैं। मैं 4000 आरपीएम पे हूँ, लगभग 60 से 65 की स्पीड आपकी मेंटेन होती है इस पर, और मुझे भाई ऐसे कोई वाइब्रेशन फील नहीं हो रहे हैं। नॉर्मल देखो जो होता है इंजन जब चलता है तो थोड़ा बहुत तो वाइब्रेशन आती है, तो वो नॉर्मल ही है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है। और मैं अभी पीछे हाईवे पे था तो जब मैं 6000 6500 आरपीएम के आसपास था तब वाइब्रेशन जो है वो फील होते हैं, बट 4000 पे तो ऐसे कोई वाइब्रेशन फील नहीं होते। आराम से बाइक कंफर्टेबल चलती है, 80 की स्पीड में बढ़िया आप इस पर क्रूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मज़ेदार राइड रहती है। हाँ वाइब्रेशन होने के काफ़ी सारे रीज़न होते हैं, तो अगर आपके पास रॉनिन है और आपको वाइब्रेशन ज़्यादा फील हो रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ भाई आप अपनी चेन चेक कराओ। हो सकता है ड्राई चेन चल रही हो, ड्राई चेन होने की वजह से जो है वहाँ पे वाइब्रेशंस बढ़ जाते हैं, तो उसको प्रॉपर क्लीन और लूब कराओ। और हो सकता है चेन ज़्यादा टाइट हो तो उसको भी एक बार चेक करा लेना। तो ये चीज़ है, बाकी तो नॉर्मल मुझे को फील दिया, वाइब्रेशंस वगैरह इतने ज़्यादा तो थे नहीं। अब आ चुके हैं भाई हम ट्रैफिक में, और ट्रैफिक में धीरे धीरे चलाते हुए बात करते हैं। हाँ इस बाइक के अंदर स्मार्ट एक्स कनेक्ट भी आता है, जो टॉप मॉडल में बेसिकली आपको कनेक्टेड फीचर्स देखने को मिलेंगे, और वो मैंने यूज़ किया था, बहुत थोड़ा शॉर्ट टाइम के लिए ही किया था। बेसिकली कनेक्टिविटी में आपको कॉलर आईडी, SMS अलर्ट और टर्न बाय टर्न नेविगेशन देखने को मिलता है। टर्न बाय टर्न नेविगेशन अगर आपको समझ आता है तो आपके लिए काम की चीज़ है।
बाकी अदरवाइज़ आपके लिए ब्लूटूथ कनेक्ट जो है वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव या उतना ज़्यादा काम की चीज़ नहीं है। और अगर आपका बजट भी टाइट है तो आप इसके बेस और मिड की तरफ जाओ, वहाँ पर आपको ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं मिलेगा, लेकिन बाकी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। बेस में आपको सिंगल चैनल ABS मिल जाता है और मिड आपको ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगेगा, क्योंकि डुअल चैनल ABS भी आ जाता है, बढ़िया कलर ऑप्शंस भी, डुअल टोन वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं। तो मिड में आपको ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलेंगी। और ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं मिलता है, वो एक ऐसी चीज़ है जो कि मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा डेली यूज़ में आप उसको लेने वाले हो। और अगर आप बाहर लॉन्ग राइड वगैरह करने जाओगे तो आपको प्रॉपर नेविगेशन, प्रॉपर मैप ही लगाना होगा। तो उस कंडीशन में आप मोबाइल होल्डर या डिस्प्ले वगैरह लगाओगे नेविगेशन के लिए, तो भी वो ब्लूटूथ कनेक्ट किसी काम का नहीं रहा। तो मेरे हिसाब से तो बेस और मिड जो है वो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेगा। और ब्लूटूथ कनेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो हाँ, नेविगेशन जो है वो सिटी में आपको कभी कभी यूज़ आ सकता है, अगर आपको प्रॉपर टर्न बाय टर्न देखना आता है तो उस कंडीशन में। बाकी भाई उसके अलावा तो कोई ख़ास उसका कनेक्टिविटी फ़ीचर का कोई यूज़ है नहीं, तो वो आपके ऊपर है, आपको वो चाहिए नहीं चाहिए। इसके अलावा एक और चीज़ जो मैंने फ़ील की इस बाइक के बारे में, या जो मेरा एक्सपीरियंस है वो बताता हूँ। मेरे दोस्त भी, क्योंकि दोस्त भाई सबके बाइक ले लेते हैं, तो मेरे दोस्तों ने भी बाइक चलाई है। और मेरे 1-2 दोस्त ऐसे हैं जिनकी हाइट 5'3", 5'4" के आसपास है, और वो लोग भी ना इस पर काफ़ी कंफर्टेबल रहे। और मैंने उनसे पूछा भी क्या अच्छा लगा क्या नहीं, तो उनका एक्सपीरियंस है ये कि बाइक जो है हैवी नहीं है बहुत ज़्यादा, और पैर आ जाते हैं, टिप टो होते हैं उनके, तो आराम से बाइक को वो कंट्रोल कर पा रहे हैं। और 2 लोगों को बिठा के वो राइड कर पा रहे हैं, मतलब पीछे पिलियन अगर उनके है तो वो कंट्रोल कर पा रहे हैं ट्रैफिक वगैरह में भी। तो शॉर्ट हाइट राइडर्स के लिए अच्छा ऑप्शन है ये। और अगर आप फीमेल राइडर हो तो उस कंडीशन में भी आपको पसंद आएगी, क्योंकि फ़ीमेल्स को लाइट वेट मोटरसाइकिल होनी चाहिए, पहली रिक्वायरमेंट होती है। और शॉर्ट हाइट अगर है तो उस कंडीशन में भी आपके लिए कंफर्टेबल है। और अगर आपका हाइट अच्छी खासी है तो कोई इशू है ही नहीं। हाँ, अगर आपकी हाइट ज़्यादा है, जैसे 5'11" मैं कहूँगा लास्ट होगा इसके लिए, अगर आपकी हाइट 6 फीट से ऊपर है, 6'1", 6'2" या 6'3" है, तो फिर भाई उस कंडीशन में आपको बाइक जो है वो छोटी फील करेगी। क्यों? क्योंकि सीट थोड़ी सी नीचे है, टैंक ऊपर है और हैंडल और ऊपर है, तो सीट वाले पार्ट से आपको ऐसा लगेगा, स्पेशली जो रेयर सेक्शन है वहाँ से आपको ऐसा लगेगा कि बाइक बहुत छोटी है आपकी हाइट और आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से। प्लस अगर आप हेल्थी हुए तो ओवरवेट हुए तो उस कंडीशन में आपको ये और ज़्यादा हल्की और छोटी फील देगी। तो उसके लिए भाई एक बार मैं सजेस्ट करूँगा टेस्ट राइड लेके देखना, डीलरशिप जाना, एक बार बैठ के बाइक पर एक्सपीरियंस करना, फिर आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। बाकी मेरा जो एक्सपीरियंस है मैंने आपको बता दिया। तो भाई कुछ ये चीज़ें हैं TVS रॉनिन के बारे में, मेरा एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर किया। बाकी इस बाइक से रिलेटेड कुछ और जानकारी चाहिए तो कमेंट कर सकते हो। और आपके काफ़ी सारे सवाल थे तो उस पर Q&A वीडियो ऑलरेडी मैंने चैनल पर डाला हुआ है, तो वो भी देख सकते हो। और ऐसे ही डिटेल न्यूज़, रिव्यूज़, कंपैरिजन वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना। और इस वीडियो करते हैं एंड, जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ में।